नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन हेतु इस विशेष श्रृंखला के आज के 31वें लेक्चर में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस 31वें उपाख्यान के तहत हम लोग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर जो महत्वपूर्ण कानून है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना, उनकी अवगणना। तो यहाँ कैसे है वो पनिशेबल ऑफेंस है वो यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिशेबल ऑफेंस भी इसी कानून ने बनाया जो कि वर्ष 1971 में पारित किया गया था। वन ऑफ द पावरफुल एक्ट इन द कंट्री है और देखेंगे इसके मुख्य प्रावधान देखेंगे। सेम मॉडस ऑपरेंडी से हम लोग चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन की बात यहाँ होगी, फिर महत्वपूर्ण प्रावधान व उद्देश्य यहाँ देखेंगे और साथ ही में जो कोई टीका है, जो कोई इसका महत्व है उसको हम लोग यहाँ इसके आखिरी चरण में देखने का प्रयास करेंगे। जैसा आपको मालूम है इस पूरी श्रृंखला की जो चर्चा है वो इस पुस्तक को आधार में रखकर की जाती है। यह पुस्तक सर अलेक्जेंडर जॉर्ज के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही फाइनली क्राफ्टेड है, बहुत ही फाइनली रिटन है और खास करके जो सनदी सेवा है उनके जो महत्वाकांक्षी छात्र है उनके लिए बनी है। यहाँ बहुत ही डिटेल में चीज़ें नहीं दी गई और जो चीज़ें दी गई है वो अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। तो इसलिए इस बुक का आधार लेकर हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों को देखते हैं। देखेंगे हमारी मुख्य चर्चा शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन व बैकग्राउंड से, जिनमें इंट्रोडक्शन में हमें 4 मुद्दे देखने हैं, प्लस बैकग्राउंड जो है इस पर्टिकुलर कानून का वो थोड़ा सा जो है विस्तार रूप से हमें देखना होगा ताकि हम लोग एक पेरीफेरी जो है वो बना पाए इस कानून को समझने के लिए। देखेंगे यहाँ इंट्रोडक्शन में 5 मुद्दे देखने हैं। सबसे प्रथम मुद्दा कहता है पावर ऑफ कोर्ट्स टू पनिश देयर कंटेम्प्ट्स एंड रेगुलेट देयर प्रोसीजर्स। यस, यह कानून इस भारतीय न्यायपालिका को, भारतीय जो न्यायपालिका की जो अलग अलग अदालतें हैं, अलग अलग स्तरीय अदालतें, उनको एक प्रकार से यह सत्ता देता है कि अगर किसी ने भी आपकी अवमानना की, आपकी अवगणना की तो आप उसे सजा दे सकती है। प्लस यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे रेगुलेट किया जाए वो भी कोर्ट के ही हाथ में है। तो यहाँ पहले इस मुद्दे से ये स्पष्ट होता है। दूसरा मुद्दा कहता है कोर्ट्स कैन रिस्ट्रिक्ट वंस फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी। यस, इफ कोर्ट्स फाइंड एनीवन इज डिसोबेइंग विलफुली और एनीवन इज स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यानी कि कोर्ट को बदनाम कर रहा है, भारतीय न्यायपालिका को बदनाम कर रहा है, तो ऐसे मामलों में इस कानून के द्वारा अदालतों को ऐसा पावर दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, उसे वो रोक दे, मात्र और मात्र उसे पर्सनल लिबर्टी ही जो है प्राप्त हो। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छा प्रावधान है, अच्छा प्रोविज़न है जो कि कोर्ट्स के पास रहना चाहिए ताकि लोगों का लोगों के ऊपर खौफ रहे हमारी जुडिशरी का, लोग उससे डरे और इन डर की वजह से जो क्राइम्स है, जो दूसरे कंटेम्प्ट्स है वो भी कम हो। प्लस तीसरा बिंदु कहता है ऑफेंस ऑफ बीइंग डिसओबीडिएंट टुवर्ड्स द कोर्ट ऑफ लॉ और इट्स ऑफिशियल। यस, offense will be calculated when any individual is disobedient towards the court of law or its officers। court of law यानी कि जो अदालत है, वह अदालत के जो अफसर है उनके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी, उनकी किसी भी प्रकार की अवगणना अपने आप में एक ऑफेंस है, अपने आप में एक गुनाह है। साथ ही यहाँ पहले ये बिंदु देख लेते हैं, फिर बाद में हमें थोड़ा नीचे जाना है। यह एक्ट पूरा 24 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू ओवरऑल 24 सेक्शंस। अब बात करें 2 ब्रॉड कैटेगरीज की, बात करें कंटेम्प्ट की, तो यहाँ एक है डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर टुवर्ड्स लीगल अथॉरिटीज इन द कोर्ट रूम। जब प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट रूम में तब उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अवगणना अपने आप में एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाया जा सकता है, कंटेम्प्ट। और ऑन द अदर एंड विलफुली फेलिंग टू ओबे कोर्ट ऑर्डर्स। यस, अपनी इच्छा से कोर्ट के आदेशों को नहीं मानना, उनका पालन ना करना, उनकी अवगणना करना, उनकी अवमानना करना, तो यह सारी चीजें अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगी। और जिन लोगों के द्वारा यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है वो सजा के पात्र भी बनेंगे। ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन की। अब अगर बात करें बैकग्राउंड की तो कई सारी बिंदु है हमारे पास बैकग्राउंड के लिए और जिनके तहत हमें कुछ मुद्दे देखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही डिटेल्ड हमें भी इसका बैकग्राउंड देखना है ताकि हम लोग इस कानून को अच्छी तरीके से आसानी से समझ पाए। देखिए कुछ बिंदु है जिनमें से यहाँ से शुरू होंगे।
सबसे प्रथम बात है अंटिल 1952 नो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, यानी कि पूरे भारत के लिए ऐसा कोई सामान्य कानून नहीं था जिनसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रोका जा सके। ऐसा कोई पूरे भारत के लिए कोई प्रावधान नहीं था, थे मगर वे अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए सीमित थे। एक्ट गिव्स पावर टू हाई कोर्ट्स टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यस, यह बहुत ही अच्छा पावर हाई कोर्ट को मिला गया है यहाँ, और इनके द्वारा कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो निचली कोर्ट, जो निम्न कक्षा की कोर्ट है, उनकी अवमानना के लिए भी यहाँ पनिशमेंट जो है दे सकता है। सपोज किसी भी व्यक्ति ने जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट की अवमानना की, तो उनके बदले में उसकी सजा जो है वो हाई कोर्ट दे सकता है। ये यहाँ इस कानून ने सिद्ध किया। प्लस एक्ट रीअपील्ड एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ 1926। यस, एक एग्जिस्टिंग लॉ था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1926 का, मगर जैसे मैंने आपको बताया इट वॉज नॉट present across India. It was not implemented across India, but it was implemented in the state of the then state of Rajasthan and the state of Saurashtra. ठीक है, ब्रिटिश एरा की बात है, तब का ये कानून था, इसे खत्म कर दिया और इसकी जगह यह नया कानून लाया। फिर उसके बाद लॉ इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री बीबी दासगुप्ता ऑन 1 अप्रैल 1960। यह तथ्यात्मक माहिती है, महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखें तो गवर्नमेंट सेटअप ए कमिटी under the chairmanship of H.N. Sanyal, who was additional Solicitor General then, and gave a subject to take a look to study। और यहाँ स्टडी के बाद यह कमिटी इन अनुशंसाओं के साथ आई कि yes, there is a need to safeguard status and dignity of courts and interest in justice along with freedom of speech। yes, freedom of speech तो ज़रूरी है ही, मगर यहाँ ये भी कहा गया कि भाई अदालत जो है उनकी गरिमा जो है वो भी बचानी ज़रूरी है। तो यहाँ ये इनके द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया और इनके द्वारा ही कहा गया कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। फिर आफ्टर देन हमें 2 आर्टिकल्स देखने हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हैं, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। देखिए 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 129 and the other is article 142 of Indian Constitution। सबसे प्रथम 129 देखेंगे, फिर बाद में 142 देखेंगे। देखिए 149 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आपने भी कई बार सुना होगा, और अगर आप अच्छी तरीके से आपकी तैयारियां कर रहे हैं तो कई बार यह जो फ्रेज है वो आया होगा कि कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या है ये असल में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझते हैं। मीन्स कोर्ट हैज इट्स जजमेंट एंड प्रोसीडिंग्स रजिस्टर्ड फॉर एवरलास्टिंग मेमोरी, यानी कि यह ऐसी मेमोरी है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट जब से उसका इंसेप्शन हुआ तब से आज दिन तक जो जो दिशा निर्देश देता आया है, जो जो जजमेंट्स देता आया है, जो मामलों में उसने ओवररूल किया है, यह सारी चीजें स्टोर होंगी और फॉर ए एवरलास्टिंग मेमोरी। ट्रूथ ऑफ दिस रिकॉर्ड्स कैनॉट बी क्वेश्चनड। यस, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कैन क्वेश्चन इट्स पास्ट डिसीजन बट एनीवन अदर कांट। ठीक है, आप और मैं सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट्स को हम लोग जो है चैलेंज नहीं कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कर सकता है। दूसरी कोई एंटिटी है वो नहीं कर सकती। वो यहाँ साफ रूप से कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो उसके रिकॉर्ड में है, जो उन्होंने बोला था, वही बात मान्य रहनी चाहिए पूरे देश में। रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज अ हायर अथॉरिटी। यस, रिकॉर्ड्स को एक हायर अथॉरिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स है तो उनको मान दिया जाता है, उनकी अवमानना, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। एनीथिंग स्टेटेड अगेंस्ट दिस रिकॉर्ड विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, इन रिकॉर्ड के विरुद्ध में भी किसी भी प्रकार का बयान, किसी भी प्रकार का आपका जो कार्य है वो अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। ये बात कहता है आर्टिकल 129। प्लस आर्टिकल 142 की बात करें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है, एंड उसके तहत कुछ परिभाषाएं भी देता है कि किन किन मामलों में, किन किन मुद्दों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो गिना जाना चाहिए या नहीं गिना जाना चाहिए। तो ये बात रही इसके बैकग्राउंड की। अब अगर उसका उद्देश्य देखें तो एकमात्र उद्देश्य है जो कहता है इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ सर्टेन कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर इन रिलेशन देयर टू। कुछ मुख्य प्रावधान है इसके जो हम लोग
वन बाय वन देखते चलेंगे. द एक्ट प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विच हैज नॉट बीन गिवन बाय द अर्लियर एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. यस, जो पहले की जो एक्ट्स थी उनमें कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी गई थी, गिरजरी थी, मगर यहाँ इस एक्ट के तहत एक सुनिश्चित परिभाषा 1971 के एक्ट ने हमें दी है. दिस एक्ट अंडर सेक्शन 2A डिफाइंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ सिविल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट रिफर्स टू द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट. देखिए, यह सिविल है, अभी भी क्रिमिनल नहीं किया गया, मगर अगर क्रिमिनल होता तो जो पनिशमेंट की जो प्रावधान है वो भी यहाँ काफी सख्त हो जाते हैं. क्रिमिनल कंटेम्प्ट इंक्लूड्स, यहाँ सिविल कंटेम्प्ट में मात्र और मात्र जो विलफुल डिसोबीडियंट है, कि इच्छा से किसी भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना, वो सिविल कंटेम्प्ट कहलाएगा. मगर अगर आपने कोर्ट को बदनाम करने की जो कोशिश की, यानी कि स्कैंडलाइज द कोर्ट, आपने प्रिजुडिस दिया एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग को लेकर, और आपने इंटरफियर किया विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैनर, ठीक है, तो ऐसे मामलों में इट विल बी टर्म्ड एज ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, दोनों में बहुत ही फर्क है. सिविल कंटेम्प्ट कहता है कि आपने आपकी इच्छा से मात्र कोर्ट का आदेश नहीं माना, मगर यहाँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आपने कोर्ट को बदनाम करने का, पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरी न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास किया, प्लस यू प्रिजुडाइज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या जुडिशियल जजमेंट्स, एंड यू इवन इंटरफियर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन एनी मैनर. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिमिनल कहलाएगी. स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट ब्रॉडली refers to the statement and publication which have the effect of undermining public confidence in the judiciary. Yes, scandalizing इसे कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार का आपका स्टेटमेंट हो, आपकी बात हो, आपका लेखन हो, जो कोर्ट को जो है बहुत ही निम्न कक्षा का दिखाता है और पूरे जो है पूरे राज्य के या पूरे राष्ट्र के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है जुडिशरी में, वो कम करता है. ऐसी कोई भी घटना यहाँ स्कैंडलाइजिंग जो है कही जाएगी. फिर बाद में देखें तो द एलिमेंट्स जनरली नीडेड टू एस्टेब्लिश द कंटेम्प्ट आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेकिंग ऑफ वैलिड कोर्ट ऑर्डर, द नॉलेज ऑफ द ऑर्डर बाय द रेस्पोंडेंट, द एबिलिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट टू रेंडर कंप्लायंस, एंड विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर. दिस ऑल शैल मेक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. फिर फर्दर द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एन इनोसेंट मिस्टेक. यहाँ एक्ट के लिए जो है एक्ट में ऐसा भी प्रावधान है जो कि किसी भी निर्दोष जो भूल को यहाँ जो है माफ कर देते हैं या उनको नहीं गिनते हैं. ए पर्सन शैल नॉट बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिशिंग एनी मैटर इन एनी फॉर्म which interferes or obstructs or tends to obstruct the course of justice in connection with any civil or criminal proceeding pending at a time of the publication in which there was no reason to believe that the proceeding was pending. Yes, ऐसे मामलों के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की चीजें छापे, किसी भी प्रकार की चीजें बोले जो कोर्ट में अभी पेंडिंग पड़ी हो, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू नहीं होता. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बार जजमेंट आ गया फिर उसकी अवमानना करने पर लागू होता है. जो जजमेंट आ गया उसको बदनाम करने के कार्य में या कार्य के ऊपर लागू होता है. तो ये बात हमें यहाँ जो है ध्यान रखनी है और इस तफावत की, इस भिन्नता की हमें नोंद भी लेनी है. फिर आगे देखें तो द एक्ट ऑल्सो सेज दैट एनी फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और एनी स्टेज देयरफॉर इज नॉट अ कंटेम्प्ट. यस, एनी फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट यानी कि अगर कोई भी मीडिया हाउस है और इसका कोई जर्नलिस्ट किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिपोर्ट कर रहा है और वो फेयर है और बराबर है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कहलाएगी. The person shall not be guilty of contempt of court for publishing any fair comment on the merit of the case which has been heard and finally decided. Yes, तो रिपोर्टिंग के लिए फेयर एंड जो है फ्री यानी कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए यहाँ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लागू नहीं होगा. यह इस कानून के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है. द एक्ट एडिशनली अलाउज द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. यस, also this act gives a certain limitation where this act does not apply.
This act does not apply to the courts of Nyay Panchayata and other courts villages too. Punishment for contempt of court has been given in the act along with what type of misconduct does the amount of contempt of court and how to deal with that contempt has also been given. The judge, magistrate and other person who is acting judicially can also be contempt for their action. Yes, तो यहाँ इस कानून में पनिशमेंट किस तरह की होनी चाहिए, तो पहले उसके लिए देखा जा सकता है कि कंटेम्प्ट जो है वो किस प्रकार का है, कंटेम्प्ट की डिग्री की है, क्या वो सिविल है, क्या वो क्रिमिनल है, क्या वो क्रिमिनल में भी ज़्यादा सीरियस है। तो इस प्रकार से पनिशमेंट यहाँ तय की जाती है। साथ ही में जो कोई व्यक्ति जो अपने आप में जुडिशियल सर्विस करते हैं, जुडिशियल सर्विस जो है देते हैं, जिनमें मजिस्ट्रेट है, जिनमें जजेस है, तो वे भी लायबल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। उनके एक्शंस जो है अगर वे ऐसा सिद्ध करते हैं कि ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट की अवगणना है, तो उनको भी पनिशमेंट मिल सकती है। यह ऐसा कानून सुनिश्चित करता है। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट ऑफ 1971 says या deals with punishment of contempt of court. The High Court and Supreme Court have been given powers to punish someone for the contempt of court. Yes, it deals with, specifically section 12 deals with the punishment and it gives power to Supreme Court and High Court to punish anyone who has been undergone the contempt of court. फिर उसके बाद देखें the section 12(1) of the act says that status that a person who is alleged with the contempt of court can be punished with a simple imprisonment up to 6 months or a fine which may be extended up to ₹2,000 or both type of punishment. Yes, however, accused may be discharged on the condition that he makes an apology and this apology should satisfy the court, then only he can be exempted from the punishment of contempt of court. Yes, तो कहने का तात्पर्य यह है कि he can be imprisoned up to 6 months and he can be fined for ₹2,000 if he is found guilty. ठीक है, मगर यहाँ वे पूरी की पूरी अपनी जो सजा है वो एकदम जो है संपूर्ण किए बिना भी बाहर निकल सकते हैं इन केस इफ दे अपोलोजाइज टुवर्ड्स कोर्ट, और कोर्ट अगर उन अपोलॉजी को स्वीकार है तो ऐसे मामले में उन लोगों की सजा जो है वो कम हो सकती है। Section 14 of the contempt of court deals with the procedure of the contempt proceedings and the phase of court of record, whereas Article 15 of this act deals with procedure of the contempt proceeding outside the court of records. Yes, तो यहाँ ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 14। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो कोई कोर्ट्स है जहाँ ये प्रोसीडिंग चल रही है तो वो सेक्शन 15 बताएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चले वो सेक्शन 14 बताएगा। ये महत्वपूर्ण पोर्शन है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 या सबक्लोज 1 ऑफ द contempt of court 1971 deals with the notice of criminal contempt by court of record such as Supreme Court and the High Court. Section 15 subclause 2 of this act states that in the criminal contempt of the subordinate court the High Court can take certain actions in the manner given in this act. Yes, तो यहाँ 15 और 15 क्लोज 1 और 2 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के कंटेम्प्ट की बात की गई है, उनके लिए सजा के प्रावधानों की बात की गई है, कौन सजा सुनाएगा उनके लिए बात की गई है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके कंटेम्प्ट के लिए कौन सजा सुनाएगा, तो वो यहाँ आर्टिकल 15 के सब क्लोज 2 में हाई कोर्ट को ये जो है पावर दिया गया है इस कानून के द्वारा। तो ये पूरे कानून की महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा थी। अब अगर इसका अमेंडमेंट की बात करें तो देयर इज अ सिंगल अमेंडमेंट विच वॉज हैपेंड इन 2006 यानी कि 2006 में एकमात्र इसका सुधार आया था इस कानून में, जो बताता है कि आर्टिकल 13 वॉज एडेड सेइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैन नॉट बी पनिश्ड। यस, यहाँ कहा गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो पनिश नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 कंडीशन दी गई है। 13 सबक्लोज ए कहता है कि अनलेस इट इज सेटिस्फाइड सब्सटेंशियली। यस, कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि यस यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है एंड इट शुड बी सब्सटेंशियल, यानी कि अधिक मात्रा में। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त कहती है कि इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट, यस द कंटेम्प्ट इज डन इन पब्लिक इंटरेस्ट and if court satisfies, yes, if it satisfies that yes the contempt is made in a public interest, तो ऐसे मामलों में यहाँ contempt of court का चार्ज किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं लगेगा। ये बात यहाँ 2006 के सुधार से इस कानून में डाली गई। फिर बात रही क्रिटिसिज्म की और इम्पोर्टेंस की, तो हमें देखना है कि क्यों यहाँ कुछ टिकाएं है इस कानून की। तो सबसे प्रथम तो बात कहनी है कि इट इज़ अ वेरी जज सेंट्रिक प्रोसेस, क्योंकि जज के लिए डिस्क्रिप्शन होता है, जज को एक विवेक शक्ति दी जाती है कि आप अपने आप कोई निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इस वजह से पूरी प्रक्रिया जो है वो जज सेंट्रिक हो गई, यानी कि
न्यायाधीश केंद्रित हो गई है, या ऑथोरिटेटिव भी आप उसे कह सकते हैं, एज इट इन्वॉल्व्स द डिस्क्रिशन ऑफ जज। मच कॉम्प्लिकेशंस यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रावधान काफ़ी सारे कानूनों में, भारत के आईपीसी में भी है, इंडियन पिनल कोड भी कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। यह अपने आप में इस एक्ट भी बताती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कैसे है, और जो है उसकी प्रोसीडिंग्स क्या है, उसके पनिशमेंट के प्रावधान क्या है। और कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ हमें जो है बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चीज़ों को समझना, कन्फ्यूजन जो है वो यहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये कुछ इसकी टिकाएँ थी। रही बात इंपॉर्टेंस की, तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस भी है। यह एक पावरफुल एक्ट है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रोकने के लिए, या निचली कोर्टों के या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो कंटेम्प्ट हुए हैं उनको सजा देने के लिए हाई कोर्ट को भी यहाँ पावर दिया गया। तो वन ऑफ द पावरफुल एक्ट इन द कंट्री। दूसरी बात है, इट गिव्स वाइड पावर टू कोर्ट्स फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी। यस, इट गिव्स वाइड पावर टू रिस्ट्रिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी फॉर स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। यहाँ कोर्ट के लिए एक जो है एक उनके लिए एक इजाफा हुआ है अपनी सत्ता में, कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष को रोक सकती है, उनके मूलभूत अधिकार जो है उनको सप्रेस कर सकती है, उनको दबा सकती है, उनको रोक सकती है पर्सनल लिबर्टी तक। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस कानून के तहत देखनी थी। अति महत्वपूर्ण कानून था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। साथ ही में इन कानूनों का विशेष महत्व हमारी संधि सेवा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में रहता है, चाहे किसी भी राज्य की हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज हो, चाहे वो नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ इस सीरीज के तहत, इन लेक्चरों के तहत बात करते हैं और अलग अलग कानूनों को प्रति एक लेक्चर में, प्रति एक उपाख्यान में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की बात इतनी ही। हम लोग मिलेंगे अगली बार अगले कानून के साथ, उसके ऐसे ही विश्लेषण व संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।